नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ देहरादून से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर एक खबर है। सीएम धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक की है, विभिन्न कार्यों का शिलान्यास वो करेंगे और योगा पार्क सहित कई पार्क विकास कार्यों का शिलान्यास इस दौरान होगा। नशा मुक्ति अभियान के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। 2:35 पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद 5:10 पर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे सीएम। तो पूरा उनका डे प्लान क्या होने वाला है, टाइमलाइन क्या होने वाली है, उसके साथ हमने आपको बताया है। लगभग 5:10 पर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और इसी के साथ साथ सीएम धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक भी की है। योगा पार्क सहित कई पार्क, इसी के साथ विकास कार्यों का शिलान्यास आज के दिन होना है। तो कुल मिलाकर आज का दिन महत्वपूर्ण, जहां पर योगा पार्क सहित कई पार्क और विकास कार्यों का शिलान्यास होना है, जिसके चलते प्रदेश का विकास जो है वो और तेजी से संभव हो पाएगा। शाम 5 बजे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और जो समय बताया गया लगभग 5:10 पर शामिल होंगे तिरंगा यात्रा में। और मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें भी कई सारे अहम मुद्दों पर संभावित चर्चा हुई है। 2:35 पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा उनके हाथों। और इस बीच आशीष डोभाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ पूरी जानकारी है? सीएम धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक की है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी और आज पूरी क्या टाइमलाइन रहने वाली है? जी बिल्कुल, आज सुबह 11 बजे से सीएम धामी की बैठक शुरू हो गई थी। उसके बाद अब थोड़ी देर बाद करेंगे वो क्या क्या उसमें फैसले आएंगे। कहीं ना कहीं कई जो उत्तराखंड से जुड़े मामले हैं वो बैठक में पास हो सकते हैं। विभिन्न जो कार्यों का जो है जो योजनाएं हैं उसका जो है कहीं ना कहीं उनको कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। तो देखना होगा वो जब ये बैठक खत्म हो जाएगी तब सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब ब्रीफिंग होगी, जो सचिव ब्रीफिंग करेंगे या कोई मंत्री ब्रीफिंग करेगा, तभी सामने आएगा कि क्या इसमें फैसले लिए जाएंगे। और इसी के साथ आज शपथ ग्रहण समारोह भी होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? और तिरंगा यात्रा में कौन कौन अन्य गणमान्य जन शामिल होंगे? बिल्कुल, जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके बाद तिरंगा यात्रा जो है वो भी आज आयोजित की गई है। उसमें तमाम नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल होंगे और देखा होगा कौन कौन जो नेता हैं वो रहते हैं मौजूद। स्थानीय जो मेयर हैं, विधायक हैं, तमाम जो मंत्री हैं भाजपा सरकार के, वो शामिल रहेंगे जी। आशीष, मंत्रिमंडल की बैठक जो है वो खत्म हो गई है या चल रही है और प्रेस ब्रीफिंग कब होगी उसको लेकर? जी बिल्कुल, अभी चल रही थी बैठक और थोड़ी देर में हो सकता है कि 2 बजे तक समाप्त हो जाए। तो 11 बजे शुरू हुई थी, अब अभी भी जो है फैसले सामने नहीं आएगी। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा की है। तो कुल मिलाकर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल की बैठक की है और 5:10 पर वो तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे और शपथ ग्रहण समारोह भी एक होने वाला, उसमें भी शिरकत करने पहुंचेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बता दें कि मुख्यमंत्री आवास में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुआ यह अभियान अब जन जन तक पहुंचकर राष्ट्रभक्ति का महाअभियान बन चुका है। धामी ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वह स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर, कार्यालय और दुकान पर गर्व के साथ तिरंगा फहराएं और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। तस्वीरें भी सामने आई हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक अपील भी उनकी ओर से की गई है तमाम देशवासियों से कि वो भी अपने घर और ऑफिस पर गर्व के साथ तिरंगा फहराएं और देशभक्ति की भावना को जागृत करें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड ऐप S3 वास प्लेटफॉर्म पर आधारित 66 वेबसाइट्स, नगरीय कूड़ा उठाने वाले वाहनों की GIS आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग वेब ऐप और 1905 सीएम हेल्पलाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तथा अतिक्रमण निगरानी हेतु वेब आधारित एप्लीकेशन की शुरुआत की। इन डिजिटल पहल से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता आने वाले समय में बढ़ती नजर आएगी।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 6 राजनीतिक दल डीलिस्टेड किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 11 अन्य दलों को निर्वाचन आयोग का नोटिस जारी हुआ है। 6 सालों से निष्क्रिय दलों पर इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन में अंतिम अपील का मौका भी दिया है, यानी यहां पर अंतिम अपील के लिए भी मौका दिया गया। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई करते हुए 6 पंजीकृत अमान्य प्राप्त राजनीतिक दलों यानी RUPP को डीलिस्टेड कर दिया है, यानी लिस्ट से हटा दिया गया है। इन दलों ने बीते 6 वर्षों से ना तो कोई चुनाव लड़ा है और ना ही उनके कार्यालय का सत्यापन हो पाया है, जबकि 11 दलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और आयोग ने इन दलों को आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर अंतिम अपील करने का अवसर भी दिया। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इन्हें भी डीलिस्टेड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब जो तमाम ऐसे दल हैं जो कि चुनावों में एक्टिव नहीं है, उनको डीलिस्टेड किया गया है। आशीष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई देखने को मिली है जहां पर इलेक्शन फेयर हो और स्वच्छ हो, साफ हो, इसको लेकर इलेक्शन कमीशन एकाएक कदम उठा रही है। जहां पर डीलिस्टेड किया गया है, कई सारे ऐसे ग्रुप्स भी हैं जिनको नोटिस भी जारी किया गया है। फिलहाल क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल निशु, ये कल जो है आदेश जारी किया गया है। जो निर्वाचन आयोग है उसने जो है ये आदेश जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने 10 ऐसे राजनीतिक दल हैं इनको डिलिस्टेड कर दिया है और इसके साथ साथ 11 और जो दल हैं उनको जो है नोटिस भेजा है। कहीं ना कहीं ये जो दल हैं इनका कहीं ना कहीं जो इनका रिकॉर्ड जो है कई समय से इनका सत्यापन नहीं हो पाया है, उनके कार्यालय नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे में 30 दिन का समय और दिया है इनको जो है संतोषजनक जवाब इनसे जो है मिल जाए, इसलिए जो है डिलिस्ट किया गया है इनको। और इसके अलावा 11 और दलों को ऐसी श्रेणी में नोटिस भेजा गया है कि वो अपना तमाम जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त कर लेंगी। और इसी के साथ इलेक्शन कमीशन जो है स्वच्छ चुनाव हो इसको लेकर कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में कोई हलचल देखने को मिली है क्या? क्योंकि 6 राजनीतिक दल जो डिलिस्टेड किए गए उनकी ओर से कुछ कहा गया हो, या और कौन कौन से ग्रुप्स इसमें शामिल है, कौन कौन से दल हैं? बिल्कुल, इसमें जो दलों की है डिटेल मैंने भी साझा की थी। इसमें 6 ऐसे दल हैं जिनको आयोग ने नोटिस भेजा है और ये जो दल हैं। ठीक है आशीष, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 30 दिन की अंतिम अपील करने का मौका भी दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में भीषण आपदा के एक सप्ताह बाद अब प्रशासन ने 42 लोगों के लापता होने की पुष्टि कर दी है। राहत और बचाव कार्य के दौरान एक लापता व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ है। प्राकृतिक कहर ने धराली क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्रारंभिक आकलन में सामने आया कि 40 से अधिक होटल, होमस्टे, रिजॉर्ट को भारी नुकसान हुआ है। आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधाएं आ रही हैं। SDRF हो, NDRF हो या सेना हो, सभी टीमें यहां पर तैनात है। लगातार तलाशी अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। तो फिलहाल जो आधिकारिक आंकड़ा दिया गया है उसमें 42 लोगों के लापता होने की सूचना है। धराली आपदा के बाद से भारी तबाही का मंजर आपने देखा है, लेकिन लगातार NDRF और SDRF की टीमें वहां पर तैनात है ताकि हालातों को सामान्य किया जाए। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है।
प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान। बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में भीषण आपदा के एक सप्ताह बाद अब प्रशासन ने 42 लोगों के लापता होने की पुष्टि की है। जैसे कि हमने आपको बताया, राहत और बचाव कार्य के दौरान एक लापता व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ है। प्राकृतिक कहर ने धराली क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। प्रारंभिक आकलन में सामने आया है कि 40 से अधिक होटल, होमस्टे और रिजॉर्ट को भारी नुकसान पहुंचा है। आपदा के बाद से राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खराब मौसम और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के चलते यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में कई बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। SDRF, NDRF और सेना की टीमें मौके पर तैनात है। लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम भी युद्ध स्तर पर इस समय चल रहा है। लेकिन जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा कठिन है और इसी के साथ साथ मौसम में जो बदलाव हो रहा है, बारिश हो रही है, इसमें कई कठिनाइयां सामने आ रही हैं, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधाएं आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद NDRF हो, SDRF हो, सेना के तमाम जवान हो, लगातार यहां पर सर्च अभियान में लगे हुए हैं। और देखिए, एक सूची भी जारी की गई है और कुल मिलाकर 42 लोगों के लापता होने की पुष्टि अभी की गई है। एक व्यक्ति का शव भी यहां से बरामद किया गया। 40 से ज्यादा ऐसे होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं जिनको भारी नुकसान पहुंचा और मलबे में वो तब्दील हो गए हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता रश्मि जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रश्मि, फिलहाल क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? इंतजार यही किया जा रहा था कि आधिकारिक आंकड़ा बताया जाए कितने लोग लापता हैं। 40 से ज्यादा, कुल मिलाकर 42 लोग बताए गए हैं जो कि लापता हैं अभी भी। फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए निशु जी, अभी जो हाल है वहाँ पर मौसम खराब चल रहा है। हरसिल घाटी का आज जो हादसे का है वो 9वां दिन है और मलबे में अभी भी जिंदगी की तलाश जारी है। आपको बता दें कि जो आपने बताया आंकड़ा 48 लोगों का वो भर चुका है। अभी 68 नाम आ चुके हैं लापता लोगों के। जो आधिकारिक रिकॉर्ड है, आधिकारिक लिस्ट जो जारी हुई है वो 68 लोगों की है। आप 24 जो है वो नेपाली मूल के हैं और 44 जो है वो भारतीय मूल के हैं, जिसमें 9 सेना के जवान भी शामिल बताए जा रहे हैं। और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन आने वाले समय में और ज्यादा तेज से चलाया जा सके, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां? अभी जो वहाँ के मौसम का हाल है वो बहुत ही खराब है। इस समय बादल है, बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन थम गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो NDRF और SDRF की टीमें हैं वो फिलहाल अपने युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं, लेकिन जो हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं और इस समय दूरसंचार सेवा भी बंद हो चुकी है। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो थोड़ी आपदा वाले क्षेत्र में गंभीर बनी हुई है। अभी देखना ही होगा कि किस तरह से अधिकारी इस पे आगे काम करते हैं।
कुल मिलाकर जैसे कि आपने बताया है, मौसम वहां पर खराब है। जैसे ही मौसम ठीक होगा, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से युद्ध स्तर पर शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी और तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक साझा की। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड यानी कि तेज बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के चलते कई नदियों और नालों में जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई है। इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने सूबे के विभिन्न जिलों में अचानक भारी बारिश की संभावना जताते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका जताई गई है, जिसके चलते लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। खासकर उन लोगों को जो कि नदियों और नालों के पास रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों को होता है। ऐसे में उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। और इस बीच मौसम को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार में अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल में अलर्ट है। उधम सिंह नगर, देवप्रयाग, डोईवाला में भी अलर्ट है। रुड़की, लक्सर, चक्राता, रामनगर में भारी बारिश का अलर्ट है। गरज और तूफान के साथ भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है। तो मौसम विभाग की ओर से पहले से चेतावनी जारी की जा रही है, लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। और रेड अलर्ट बारिश को लेकर जारी हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते भौगोलिक स्थिति जो है वो और ज्यादा यहाँ पर संवेदनशील है, तो ऐसे में लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। खासकर उन लोगों को जो कि नदियों और नालों के पास रहते हैं, क्योंकि बारिश के चलते नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ता है, जिससे कि बाढ़ जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो ऐसे में लोगों से सतर्क रहने को कहा जा रहा है। और इस बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री श्री पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। टिहरी जनपद में भारी बारिश के कारण कल सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। जिलाधिकारी ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा या खतरे से बचाया जा सके। भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव और दुर्घटना की संभावना भी बढ़ गई है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए कल स्कूल बंद रहेंगे। एहतियातन ये फैसला लिया गया है और इसको लेकर एक नोटिस भी जारी किया गया है, जहां पर अवकाश घोषित हालातों को देखते किया गया है। रुद्रपुर क्षेत्र के 17 मील चौकी के पास हल्दी नहर में 22 वर्षीय महिला रोशनी का शव एसडीआरएफ ने बरामद किया है। बीते
दिन सूचना मिलने पर एसडीआरएफ टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और तेज बहाव और गहराई के बावजूद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। 13 अगस्त को महिला का शव नहर से निकाला गया। शव को पुलिस को सौंपकर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। मृतका की पहचान थाना बनड़ा शाहजहांपुर के निवासी रोशनी के रूप में हुई है। तेज बहाव में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। महिला की पहचान रोशनी के रूप में की गई है। इस बीच आपको देहरादून लिए चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं। बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत करने पहुंचे हैं। मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं का शुभारंभ किया था और इसी के साथ योगा पार्क सहित कई पार्क विकास कार्यों का शिलान्यास वो करते नजर आ रहे हैं। और जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम अन्य गणमान्य जनों की उपस्थिति भी यहाँ पर दर्ज है। और अभी तक 2000 से अधिक करदाताओं द्वारा 2 करोड़ से अधिक की धनराशि नगर निगम में मात्र व्हाट्सएप पे क्लिक करते हुए जमा की जा चुकी है और उसी व्हाट्सएप नंबर पे उनके स्मार्टफोन पे इसकी रसीद उन्हें प्रेषित की जा चुकी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। और कार्यक्रम में अगला क्षण है पुरस्कार वितरण का। आज स्वच्छता सेनानी सम्मान योजना के तहत 3 कर्मियों को 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। सबसे पहले सादर आमंत्रित श्री रॉबिन पुत्र सुगन। प्रत्येक माह 3 कर्मियों को 10,000 की राशि प्रदान की जाती है। और इसके अलावा स्वच्छता सेनानी श्री गौरव पुत्र सोमचंद, आप नगर निगम में पर्यावरण मित्र हैं और स्वच्छता सेनानी एक नाम आपको दिया गया है। अगले क्रम पर सादर आमंत्रित श्रीमती सोमा पत्नी रामकिशन। और कर निरीक्षक सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन किया गया है, श्री अतुल कुमार ने। और इसके पश्चात श्री राहुल सिंह कर निरीक्षक। हरित सौंदर्यीकरण कार्यक्रम से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी आपको नजर आ रहे हैं और इसी के साथ सम्मानित भी उनकी ओर से किया जा रहा है। और बतौर मुख्य अतिथि वो शिरकत करने पहुंचे। विकास कार्यों का शिलान्यास उनके हाथों आज होना है, यानी प्रदेश वासियों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। इस बीच मंच से संबोधित करने आगे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे वो भी आप सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, टपकेश्वर महादेव की, टपकेश्वर महादेव की, घाट काली मैया की, घाट काली मैया की। आज योगा पार्क के उद्घाटन व विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन हमारे रायपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा साहू जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, देहरादून महानगर के महापौर भाई सौरभ सत्याल जी, सचिव श्रीधर बाबू आदांती जी,
नगर आयुक्त नमामि बंसल जी एवं नगर निगम के सभी हमारे। देहरादून से आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को। चलिए फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।